नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो ट्रांसफार्मर का चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका समीकरण क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, मतलब किस प्रकार ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर प्राइमरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है तो किस प्रकार से प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक का महत्व इतना है कि क्योंकि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज उत्पन्न होना है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए या वोल्टेज घटाने के लिए टर्नों की संख्या कितनी करेंगे, वोल्टेज का मान कितना होगा, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत यूजफुल टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें ताकि आपके मन में इस ईएमएफ इक्वेशन के बारे में जो भी डाउट है, जो भी आपके मन में शंकाएं हैं, वो सब पूर्ण हो जाएं और आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो को लास्ट एंड तक देखें और अपने नोट्स जरूर बनाएं। मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि हर वीडियो में बताता हूँ कि नोट्स जरूर बनाया करो। नोट्स में प्रत्येक बातें पॉइंट टू पॉइंट लिख लिया करो। कुछ तो मैं बता देता हूँ और अधिकतर बोर्ड पे ही लिख देता हूँ और बोर्ड पे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। तो सारी बातें अपने हिसाब से नोट्स में ऐड कर लिया करो ताकि भविष्य में नियरेस्ट एग्जाम आए तो आपको सिर्फ ओनली रीडिंग ही लगानी पड़े। ये नहीं कि आपको फिर दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरी क्लास देखनी पड़े, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो उनके लिए आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल का समीकरण पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये देखेंगे आज। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि परिणामित्र का मान लेते हैं। परिणामित्र का विद्युत वाहक बल समीकरण। अब समीकरण के बाद क्या देखेंगे? ट्रांसफार्मर रेशियो भी देखेंगे, क्योंकि रेशियो में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समीकरण में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेशियो में तो प्रश्न एक आया ही जाता है। आप किसी भी प्रकार के पेपर उठा के देखोगे ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर आता है। तो आज इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। तो सबके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। आप वीडियो को देखते जाना और आप लोग ये समझोगे कि वास्तव में अच्छी तरह याद ही हो गया। तो आज इसके बारे में क्या बताऊंगा कि परिणामित्र की प्रत्येक वाइंडिंग में पैदा होने वाले ईएमएफ के बारे में। प्रत्येक जो वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होते हैं, उनमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, सबसे पहले ये देखो कि किस प्रकार ईएमएफ उत्पन्न होता है। मैं आपको प्रत्येक बात बताऊंगा और जीरो लेवल से बताऊंगा आप लोगों को कि ईएमएफ क्यों होता है। देखो, आपको पता है कि ईएमएफ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अब वो ईएमएफ किन किन बातों पर निर्भर करेगा ये आप लोग जानते हो कि फैराडे ने क्या बताया कि किसी चालक को यदि फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो उसका भी अध्ययन करेंगे, उसके साथ साथ ईएमएफ को कैसे ज्ञात करेंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ईएमएफ में उत्पन्न जो वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर होता है। तो कारक लिखेंगे वाइंडिंग में या कुंडलन कोई सी भी हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, कुंडलनों में उत्पन्न ईएमएफ किन कारकों पर निर्भर होता है, ये देखेंगे। निर्भर होता है। अब देखेंगे सबसे पहले क्या चाहिए आपको? फ्लक्स चाहिए, क्योंकि फ्लक्स के ऊपर ही निर्भर होता है। फ्लक्स का परिवर्तन होगा तो फैराडे का नियम सिद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसकी बातें कर लेते हैं। ईएमएफ किन किन कारकों पर निर्भर करेगा? सबसे पहली बात, परिणामित्र के कोर होते हैं उनमें अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की आवश्यकता होती है। तो परिणामित्र की
परिणामित्र में ट्रांसफार्मर की, परिणामित्र की कोर में अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की आवश्यकता होगी। अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चाहिए, या फिर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो फ्लक्स घनत्व की बात होगा, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स चाहिए तो φm की आवश्यकता होगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के बिना तो ईएमएफ उत्पन्न होने वाला नहीं है। और चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन कैसे होगा, उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो दूसरी बात क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, आवर्ती चाहिए, ये चाहिए आप दो को। अब देखो चालक तार भी चाहिए, चालक तार तो वाइंडिंग हो जाएंगी। और अब ईएमएफ कितना उत्पन्न करना है, उसके लिए वाइंडिंग में टर्नों की संख्या चाहिए। तो क्या लिखेंगे, वाइंडिंग में टर्नों की संख्या, या कुंडलन में ऐसे कर लो, कुंडलन में टर्नों की संख्या कितनी होगी, टर्नों के ऊपर डिपेंड होता है, टर्नों की संख्या कितनी होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टर्न कितने होंगे। एक चालक होगा तो टर्न कितने, मतलब ईएमएफ कितना होगा, दो चालक में तो ईएमएफ कितना होगा, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब वो बात बताऊंगा आप लोगों को कि ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है। तो ट्रांसफार्मर में, क्या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अर्थात उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डिपेंड होता है, प्रेरण पर निर्भर होता है। अब निर्भर कैसे होगा, हम आपको छोटा सा बताता हूँ। देखो एक उदाहरण देखें, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग बनाई, ईएमएफ कैसे उत्पन्न होगा, ये आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग लिया आप लोगों ने। अब इसमें क्या लगाएंगे, एसी लगाएंगे, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब ईएमएफ कहाँ उत्पन्न करना है, सेकेंडरी में उत्पन्न करना है। अब सेकेंडरी टर्नों की संख्या कम होगी अधिक होगी उसके ऊपर डिपेंड उसका ईएमएफ हो जाएगा, यहाँ उत्पन्न करना है। अब देखो यहाँ आप लोगों ने एसी लगाई, क्या लगाएंगे, एसी लगाएंगे। अब एसी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एसी में फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, आवृत्ति HZ में होती है। अब आप लोगों ने ये लगाया यहाँ पे, गौर से सुना मेरी बात, ये एसी कैसे ये लगाई आप लोगों ने यहाँ पे। तो इस एसी के कारण इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, परिवर्तनशील होगा, बदलने वाला होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स घनत्व में परिवर्तन होगा, ऐसे परिवर्तन होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स एक चक्र में, जैसे एक साइकिल है, एक साइकिल की बात करेंगे फिर 50 तो अपना ही बात हो जाएगी। एक साइकिल की बात की जाए, देखो यहाँ से बात की, इस एक साइकिल के बारे में पूरी रामलीला समझना और फिर आपको समझ में आएगा। एसी वैसे आप पढ़ के आ चुके हो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से ये अधिकतम, जब एसी का अधिकतम मान होता है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स भी अधिकतम होता है, φm अधिकतम होता है। जब एसी का मान 0 होता है तो उसका चुंबकीय फ्लक्स भी 0 हो जाता है। तो एक चक्र में कितनी बार अधिकतम हुआ और कितनी बार 0 हुआ, उसके हिसाब से इसका फ्लक्स का परिवर्तन होगा। कि किसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका फ्लक्स का परिवर्तन होगा। क्योंकि इसका मान अधिकतम होगा, धारा का मान एसी का, तो फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। और इसका मान 0 होगा तो इसका मान 0 हो जाएगा, फिर अधिकतम होगा तो फिर अधिकतम हो जाएगा। तो ये परिवर्तन होता रहेगा और ये परिवर्तन इस वाइंडिंग के साथ लिंक होता रहेगा, इस वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न होता रहेगा। यही परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन है, इस वाइंडिंग के साथ लिंक होगा और वो भी इसमें भी ईएमएफ उत्पन्न कर देगा। तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो E1 होगा, इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा वो E2 होगा। ये तो बाद में जब देखेंगे, जब इस पर लोड लगाएंगे तब बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ एसी में ये φm हो गया और ये -φm, क्योंकि ये प्लस दिशा है और ये माइनस है, यहाँ -φm हो गया। अब देखो यहाँ से यहाँ एक साइकिल, ये एक चक्कर है, एक चक्कर पूरा है, 1 साइकिल है, कितनी है, एक साइकिल है, एक साइकिल है यहाँ पे। एक साइकिल में पूरा होना, एक चक्कर में पूरा होने वाला, जो एक चक्कर में पूरा, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको T से दर्शाते हैं, उसको आवर्तकाल बोलते हैं। यहाँ T/2 2 बार हो गया और यहाँ ये देखो यहाँ पे ये T/4 और ये देखो यहाँ पे तो ये जो यहाँ से आती है, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का, देखो ये अधिकतम और ये अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम एक चक्कर में 2 बार अधिकतम ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक चक्कर में 2 बार अधिकतम ईएमएफ होता है, एक बार माइनस में जाएगा, एक बार प्लस में जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये साइकिल का एक समय का आधा भाग T/4 हो गया। ये क्या होगा, T/2 हो गया, ये T/2 हो गया। एक चक्कर आधा भाग ये हो गया, आधा भाग आधी साइकिल होगी। तो आधी साइकिल मतलब आधे समय के आधे भाग में 2 बार अधिकतम होता है और 2 बार 0 होता है। तो एक चक्र में 4 बार परिवर्तन होता है, शून्य से अधिकतम और शून्य तक। शून्य से अधिकतम के लिए एक चक्र में 4 बार परिवर्तन होता है, 2 बार अधिकतम होगा और 2 बार शून्य होगा, 2 बार अधिकतम होगा और 2 बार शून्य होगा। इसलिए कह सकते हैं एसी के
पूर्ण चक्र में चुंबकीय फ्लक्स 4 बार शून्य से अधिकतम के बीच बदलता है। लिख लेना, एसी के पूर्ण चक्र में चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम से शून्य से अधिकतम तक 4 बार बदलता है, और आधे चक्र में अधिकतम ये होगा, आधे चक्र में अधिकतम ये होगा। एक जो चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम, एक तो प्लस की दिशा में होगा, एक तो धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। अब देखो आगे की बात समझना, ये तो था। अब इसमें जो ईएमएफ हुआ किसके नियम के अनुसार हुआ? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार हुआ। एक टन में जितना ईएमएफ यहाँ पे होगा, जैसे माना कि आप लोगों ने यहाँ 10 टन है, यहाँ 200 वोल्टेज लगाई, यहाँ 10 टन है और 200 वोल्टेज लगाई, तो एक टन में कितना वोल्टेज हुआ? मान लीजिए कि एक टन में यहाँ पे 20 वोल्टेज हुआ, एक टन में 20 वोल्टेज है, तो यहाँ एक टन को कितना मिलेगा? 20 वोल्टेज ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं टन प्रति वोल्ट ट्रांसफार्मर में समान होता है। टन प्रति वोल्ट दोनों साइड कितनी से, एक साइड हो, 2 हो, 3 हो, 3 वाइंडिंग हो, ट्रांसफार्मर में टन प्रति वोल्ट बराबर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। ये आगे अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो अब फैराडे के नियमानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे? फैराडे के नियमानुसार। फैराडे के नियमानुसार क्या था? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार ये देखेंगे। उसने क्या बताया था कि किसी चालक को यदि फ्लक्स परिवर्तन में रखा जाता है, मान लीजिए ये चालक है, ये फ्लक्स परिवर्तन में रखा है, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो उसका सूत्र क्या था? ई बराबर, फैराडे के नियमानुसार सूत्र देखो, ई बराबर क्या था, मैं आपको पॉइंट आउट बताऊं, ये था फैराडे का नियम, ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, ये था इसका फ्लक्स परिवर्तन, ये तो था इसका फ्लक्स परिवर्तन। लेकिन इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो इसके विरोधी स्वभाव का, यहाँ क्योंकि लेंज का नियम प्रयोग करेंगे, लेंज का नियम प्रयोग हो जाएगा। इसमें जो ईएमएफ माना कि E1 उत्पन्न हुआ, ये V1 है, V1 का विरोध करेगा, किसके नियमानुसार? लेंज के नियमानुसार इसका विरोध करेगा। अब एक टन में कितना ईएमएफ होगा, वो टनों की संख्या यहाँ इसके साथ लेंगे, तो क्या लिख सकते हैं? एन टन में कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा। ये तो फैराडे का नियमानुसार। तो ये डी फाई क्या है? डी फाई फ्लक्स परिवर्तन है, डी लिख लेते हैं, डी फाई क्या है? फ्लक्स परिवर्तन है। और डी टी क्या है? फ्लक्स परिवर्तन होने में लगा समय जो ये लग रहा है। तो डी टी क्या है? फ्लक्स परिवर्तन होने में लगा समय, ये तो हो गया यहाँ पे। अब एन टन में कितने, देखो एन टन में उत्पन्न ईएमएफ, मतलब ई बराबर क्या होगा? एन टन में, तो टनों की संख्या साथ ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे? एन डी फाई अपॉन डी टी। ये फैराडे का नियम ही चल रहा है अभी, तो इसको बाद में लेंगे, ये फैराडे का नियम ही चल रहा है। अब आगे देखो, इसमें जो, अब इसकी बात करो, इसकी बात करो, इसमें जो ईएमएफ होगा वो लेंज के नियमानुसार इसका विरोध करेगा, तो माइनस कर देते हैं यहाँ पे, डी ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ माइनस अपन लेंगे नहीं, माइनस का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि फैराडे के नियमानुसार ये है। अब देखो आगे की प्रोसेस में आगे क्या है। एसी के पूर्ण चक्र देखा आप लोगों ने, एक साइकिल देखी, एसी के एक साइकिल में फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है? ये माइनस दिशा में है, यहाँ से 0 होगा, फिर यहाँ से अधिकतम होगा, फिर 0 होगा, 0 से अधिकतम होगा, अधिकतम से 0 होगा, 0 से फिर अधिकतम होगा। तो अधिकतम से अधिकतम के बीच का अपने फ्लक्स परिवर्तन देखते हैं। यहाँ ये प्लस दिशा में है, ये माइनस दिशा में है, तो क्या लिखेंगे? एसी के पूर्ण चक्र में फ्लक्स का परिवर्तन लिखते हैं। एसी के पूर्ण चक्र में, यहाँ लिख लो, एसी के पूर्ण चक्र में फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन, अपने को दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो फ्लक्स परिवर्तन की आवश्यकता होगी, फ्लक्स परिवर्तन लगा समय, दोनों की आवश्यकता, दोनों के दोनों मैं आपको मान निकाल के दिखाऊंगा। तो क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तन ये फाई एम अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स एसी की यहाँ होगा, माइनस इसको क्योंकि घटाएंगे, माना कि यहाँ जो दोनों फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है वो दोनों को घटाएंगे तो क्या परिवर्तन निकल जाएगा? दोनों का अंतर निकल जाएगा, दोनों में अंतर कितना होता है वो अंतर निकल जाएगा। किसको घटाएंगे? माइनस फाई एम को घटाएंगे। इनमें से ये आपका हो गया फ्लक्स परिवर्तन। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ एक चक्र में। अधिकतम कितनी बार हुआ? 2 बार। तो अब इसको आप हल करते हो तो क्या आता? देखो, इस फ्लक्स परिवर्तन को मतलब डी फाई को हल कर रहे हो, डी फाई को हल कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्लक्स,
फ्लक्स का परिवर्तन को हल कर रहे हो। तो देखो 5m माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 5m आ गया। अब ये एक फाई तो एक ही, दो बार फ्लक्स परिवर्तन होता है, लिख सकते हैं डी फाई बराबर 2πm, दो बार फ्लक्स परिवर्तन हुआ है। तो फ्लक्स परिवर्तन का मान क्या आएगा 2πm, m का मतलब मैक्सिमम, फाई का मतलब फ्लक्स, दो का मतलब दो बार मैक्सिमम फ्लक्स हुआ है, एक बार ये और एक बार ये। कितने समय में हुआ है? समय के आधे भाग में हुआ है। कितने समय में हुआ है? समय के आधे भाग में, t/2 में हुआ है। तो फ्लक्स परिवर्तन में होने वाला समय dt का मान निकालो। dt बराबर क्या लिखोगे? dt बराबर लिखेंगे t/2। इस समय में दो बार हुआ है, इस समय में दो बार हुआ है। तो इस मान को यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं। किस मान को? इस मान को यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। तो e का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? e बराबर, देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल किसी भी प्रकार का टॉपिक होगा, किसी भी प्रकार का चैप्टर होगा या किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण होगा या बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल भी नहीं रटवाऊंगा। थ्योरी रटने वाले नहीं होगी, आपको इसको समझना पड़ेगा। समझाऊंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा जो मैं आपको क्लियर करके नहीं बताऊं या आपको मैं सस्पेंस पर रख के चला जाऊँ। प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, आपके प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। लेकिन पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना आपका कर्तव्य है। मैं पढ़ाता रहूँ, वैसे आप पढ़ते रहो। यदि आप सक्सेस नहीं हो तो मेरे को बताना कि सर आप क्या बोल रहे थे। ठीक है, तो अब इसका मान निकालो। देखो d5 का n d5 का मान ले लेते हैं। देखो 5m 2πm, क्या लेंगे? 2πm, ये d5 का मान लिया। dt का मान कितना है? t/2। dt का मान कितना है? t/2। अब देखो इसको हल करके देखते हैं कि e बराबर, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ से। देखो e बराबर EMF ज्ञात कर रहे हैं, किसका? ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन ज्ञात कर रहे हैं। n यहाँ लेंगे 2πm, इसको हल करते हैं तो 2 पर चला जाता है, इसको हल करते हैं तो 2 पर चला जाता है, इंटू 2 और अपॉन t। ये इसका इक्वेशन हल करके निकल के आता है वोल्ट में। अगली स्टेप देखते हैं। अगली स्टेप क्या आगे देखो, यहाँ पे e का मान निकालते हैं। बिल्कुल निकालो e का मान। आप समीकरण को मैंने आपको बना दिया, लिख लो n, ठीक है ना। 2 को 2 से गुना कर दो, 4πm अपॉन, अब आपको पता t का मान कैसे, आपने एसी का चैप्टर पढ़ा होगा। t बराबर क्या था? मैंने आपको बताया था f बराबर 1/t होता है। बताया था f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। t क्या है? ये है। तो ये t क्या है? एक साइकिल पूरा होने में लगा समय, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो t का मान कैसे निकालेंगे? t बराबर 1/f होता है, ठीक है ना। t बराबर 1/f होता है। ये आवर्तकाल किसका? एसी का आवर्तकाल का सूत्र ये था 1/f। तो यहाँ t बराबर 1/f होता है, लिख सकते t बराबर 1/f। ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देंगे t बराबर 1/f। कहाँ लिखेंगे? इसके बराबर, तो 1/f। ये मैंने t का मान लिख दिया। इस t का मान, आप ऐसे पढ़ते आ रहे हो, t का मान ये लिख दिया, या आवर्तकाल का मान लिख दिया। अब आगे इसको हल करके देखो, बहुत ही मजेदार, मतलब आपका ये इक्वेशन हल होने वाला है। देखो e बराबर ये लिख देते 4πmn, ये लिख दो, और ये नीचे लिख दिया 1 और 5f चला जाएगा ऊपर। इसको हल करते हैं तो f कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इंटू f, और 1 का कोई रोल नहीं, नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो। तो ये आप गया e बराबर 4πnf आ गया। अब इसको अब आप देखोगे तो इसको एक साथ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे? e बराबर, इसको हल करके देखिए आगे, e बराबर 4πmfn। ये आपका निकल के आ गया ट्रांसफार्मर में EMF इक्वेशन। कौन सा EMF आया है ये? अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक का लिया है, मैंने औसत मान आ गया। ये क्या आ गया? औसत मान आ गया। इसको कहते हैं कि ट्रांसफार्मर में औसत मान का इक्वेशन, औसत मान का समीकरण क्या होगा? ये निकल के आया आपके सामने एवरेज वैल्यू किसकी? ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले EMF की एवरेज वैल्यू EAV बराबर E एवरेज, औसत मान लिख लो, औसत EMF ट्रांसफार्मर में औसत EMF E बराबर 4πfn, और n टर्नों की संख्या देखो, टर्नों की संख्या जब प्राइमरी की बात करते तो n1 लगा देंगे, और सेकेंडरी की बात करेंगे तो n2 लगा देंगे। ये आपका निकल के आ गया ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अपने एसी में औसत
वैल्यू का प्रयोग नहीं करते हैं तो कौन सा मान प्रयोग करते हैं? आरएमएस वैल्यू प्रयोग करते हैं। कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। और आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एसी का चैप्टर पूरा पढ़ा, आरएमएस वैल्यू क्या होती है पढ़ के आए हो। और आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को कैसे ज्ञात करो, रूट मीन स्क्वायर मान को कैसे ज्ञात करोगे आप लोग, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ध्यान नहीं है, यदि आपने नोट्स बनाए हो तो ध्यान होगा, नहीं है तो मैं अब बता दूंगा। मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ें सामने आएंगी मैं आपको बार बार टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बातें दिमाग में आ जाएगी, फिर भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब क्या निकालेंगे? औसत मान निकालेंगे ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का। अब देखो मैं यहाँ से आगे निकालता हूँ, तो इसको आप मैं मिटा देता हूँ, आप लिखते चले जाना साथ साथ में। ये मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब आगे की स्टेप में पूरी को, पीछे की स्टेप लिख लेना, आगे मैं पूरी करा देता हूँ। देखो आगे यहाँ से लिखते आ रहे हैं। अब क्या हो गया यहाँ पे, इस एवरेज वैल्यू को लिखते हैं यहाँ सबसे पहले। ये आपका है एवरेज वैल्यू EAVE, एवरेज वैल्यू किसका? ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ का 4,5F ये 5MFN, ये आपका है एवरेज वैल्यू वोल्ट में। अब इसका आरएमएस मान निकालते हैं। आरएमएस मान के बारे में देखो, आरएमएस मान था आप लोगों का, आपने फॉर्म फैक्टर देखा होगा। फॉर्म फैक्टर क्या था? आरएमएस मान और एवरेज वैल्यू या औसत मान का अनुपात था। फॉर्म फैक्टर किससे दर्शाया था? KF से दर्शाया था। और KF बराबर क्या था? आरएमएस मान अपॉन औसत मान, दोनों का अनुपात था, याद होगा आप लोगों को। और KF की कोई इकाई नहीं होती है। अब आरएमएस मान का मान कितना था आप लोगों को ध्यान होगा? 0.707 था और औसत मान का था 0.637 था। दोनों को यदि सोल्व किया था तो आपके सामने आया था 1.11। तो इस KF का मान क्या होगा? KF मतलब फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा? रूप गुणक का मान क्या होगा? 1.11 होगा। ये आप लोगों ने देखा था। लेकिन इसके हिसाब से आप आरएमएस मान ज्ञात कर सकते हो, ऐसे इसको वज्र गुणा करेंगे तो आरएमएस मान का जो आपका जो सूत्र निकल के आता है, जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है? आरएमएस मान बराबर KF इंटू औसत मान, ये तो आता है निकल के। क्योंकि अपन जो भी राशि, जो भी वोल्टेज धारा प्रयोग करते हैं वो कौन सी प्रयोग करते हैं? आरएमएस करते हैं। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में भी अपन को क्या चाहिए? आरएमएस मान चाहिए, न कि औसत मान चाहिए। ये निकाला क्या है अब तक? औसत मान निकाला है। ये आपका आ गया इसका। और इसका मान क्या है? इसका मान आप लोगों को पता है 1.11 है, ये देख लिया आप लोगों ने। तो बात ये आती है कि 1 टन में कितना औसत मान होगा, तो उसको उतने ही टनों से गुणा कर देंगे। यदि 1 टन करेंगे 5 टन तो 5 टन लिख देंगे, 20 टन तो 20 टन लिख देंगे। तो अपन किसका निकालेंगे? 1 टन का निकालेंगे। टन प्रति वोल्ट बराबर ही होता है, ये मैंने आपको बताया। तो अब इसको यदि आप सोल्व करके देखते हो तो क्या आता है, देखो यहाँ से निकल के अगली ये बीच में स्टेप लिख लेना। तो अब निकालता मैं आरएमएस मान की वैल्यू निकालता हूँ किसके? ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाले ईएमएफ ERMS आरएमएस वैल्यू ये। और आरएमएस वैल्यू का सूत्र क्या है? KF या औसत मान लिख लेते हैं, औसत मान इंटू KF। और KF का मान आप निकाल के आए हो अभी 1.11 होता है। और औसत मान का मान आपके सामने है 4,5MFN इंटू 1.11 वोल्ट। ये आपका एक स्टेप आपकी ये आती है। मैंने जितनी भी स्टेप आपको लिखाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की काफ़ी बार प्रश्न में पूछी गई है कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ का आरएमएस मान क्या होता है। तो पूरा निकाल के नहीं देते तो ये भी दे सकते हैं, ये नहीं तो ये दे सकते हैं। वो उनकी मर्जी है कि पेपर को कितना टिपिकल करेंगे और कितना हार्ड करेंगे। तो यहाँ की बात करें, ठीक है ना, यहाँ की बात करें, आगे इसको यदि और सोल्व किया जाए तो क्या आता है? देखो ERMS बराबर 1.1 को 4 से गुणा करो, 4.44 ये आता है 4.44 अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है और FN वोल्ट आता है। ये था दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन, जो लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट निकल कर ये आता है, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपका निकल के आता है, ये आपका ट्रांसफार्मर इक्वेशन है। आगे और देखें कि प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में आरएमएस कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो कोई हार्ड नहीं है। प्राइमरी की बात, मैंने आपको प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी के टर्नों की संख्या रखेंगे, लेकिन ये टर्न प्रति वोल्ट मैंने आपको बताया कि टर्न प्रति वोल्ट ट्रांसफार्मर में दोनों साइड बराबर होता है। तो आप किसी भी साइड का, ये इस साइड का ईएमएफ है इक्वेशन, या इस साइड का, दोनों साइड का है, तो लिख सकते हैं
E1 या E1 को प्राइमरी वाइंडिंग, ये वाइंडिंग नंबर 1 या 2, EP लिख देते, EP RMS लिख लेना। EP का मतलब प्राइमरी वोल्टेज का RMS मान 4.445 एम FN1, ये आपका हो गया प्राइमरी साइड का। और द्वितीयक वाइंडिंग की बात करें तो कि सेकेंडरी वाइंडिंग में तो ES RMS ये लिखेंगे बराबर 4.445 एम FN2 वोल्ट, ये आपका आ गया सेकेंडरी का। तो अब इसमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर सेकेंडरी का और प्राइमरी का कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये तो थी बात आपकी। लेकिन कभी कभार एक प्रश्न और छपता है यहाँ पे, जो बहुत टिपिकली होता है कि अधिकतम फ्लक्स का मान नहीं देते हैं, अधिकतम फ्लक्स का मान नहीं देते हैं, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान दे दिया जाता है, फ्लक्स डेंसिटी का मान दे दिया जाता है कि फ्लक्स डेंसिटी का मान ये है और क्षेत्रफल का मान साथ देते हैं। तो EMF इक्वेशन मतलब EMF का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रश्न क्या आता है, लिख लो यहाँ पे, यदि प्रश्न में, यहाँ तक तो चुंबकीय फ्लक्स की बात थी, मैंने अब तक जितना इक्वेशन बताया वो किसका था? चुंबकीय फ्लक्स की बात थी। यदि प्रश्न में, मेरा एक नोट लगा लो, यदि प्रश्न में अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अर्थात मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का मान देते हैं, अर्थात B मैक्सिमम का मान देते हैं और कोर का क्षेत्रफल साथ दिया जाता है, तो EMF का मान क्या होगा? तो प्रश्न क्या रहेगा, यदि प्रश्न में अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या तथा कोर का क्षेत्रफल दिया गया होता है, तो EMF का इक्वेशन क्या होगा? तो क्या मिलेगा आपको? E मैक्सिमम B मैक्सिमम क्या मिलेगा? B मैक्सिमम व एरिया, कोर का एरिया, कोर का क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देते हैं, कोर का क्षेत्रफल लिखते, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान दिया जाता है। तो E बराबर क्या लिखें? ये तो आपका प्रश्न हो गया, ये दिया जाता है तो, ये दिया जाता है तो E का मान क्या लिखेंगे? यहाँ इसको हटा देंगे, यहाँ इसको हटा देंगे, तो E बराबर E RMS, यदि प्राइमरी की बात की जाए E1 या E RMS, E1 में मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में EP भी लिख सकते हैं, यहाँ E भी लिख लो, बराबर 4.44, यहाँ इसकी जगह ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे? B मैक्सिमम इन A लिख दो साथ में, A का मतलब एरिया दे दिया, और FN1 ये P की बात कर लेते हैं, FNP ये आपका हो गया वोल्ट। चिंतित मत होना कि सर आपने फाई बताया था, हमारे पास तो फाई का नाम ही नहीं आया। B मैक्सिमम आएगा तो एरिया जरूर आएगा। आपके सामने एक इक्वेशन ये भी आ सकता है। ये प्राइमरी का, तो सेकेंडरी का कैसे लिख सकते हैं? ES या ERMS बराबर 4.44 B मैक्सिमम AFNS, ये आ गया आपका सेकेंडरी में। यदि अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया जाता है और कोर का क्षेत्रफल साथ दिया जाता है, कोर का क्षेत्रफल देंगे तो क्या होगा? तो EMF का इक्वेशन ये होगा। ये तो थी दोस्तों आपकी बात, किसकी? EMF इक्वेशन की बात। यहाँ तक दोस्तों यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको समझ में नहीं आया, फिर आपको मेरे को दोबारा रिपीट करवाना है, तो कमेंट्स में जरूर बताना। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आप बहुत कुछ आप में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या आपको बहुत काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो कमेंट्स में वो भी लिखना। मतलब कि आपके मन में अपनी इस इलेक्ट्रिशियन एजुकेशन के प्रति या इस वीडियो के प्रति जो विचार मन में है, वो कमेंट्स में लिख के बताना, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरे को उत्साहित करते हैं। आपके कमेंट जो लिखोगे वो मेरे को उत्साहित करेंगे और आपको अच्छे तरह से इंप्रूवमेंट करके पढ़ाऊँ और कुछ एक्स्ट्रा बताऊँ आप लोगों को। जितना कमेंट्स लिखोगे उतना कम से कम है। तो प्रत्येक का ये कर्तव्य है कि अपने मन में इस वीडियो के प्रति जो विचार है वो कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, ताकि आपको मैं और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ, या फिर आपने जो कमेंट्स लिखा उसका सुधार करके आपको एक वीडियो और बना के आपका मतलब आपको कुछ अलग से बताऊँ। ये तो था आपका EMF इक्वेशन। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर रेशियो होता है, परिणामित रूपांतरण अनुपात क्या होता है। इसमें से एक क्वेश्चन अवश्य आने की संभावना 100% बनी रहती है। तो अब क्या देखेंगे? रूपांतरण अनुपात जरूर देखेंगे, ताकि आप अच्छी तरह से EMF इक्वेशन को या उसको कुछ वोल्टेज का मान ज्ञात कर सको, टर्नों की संख्या ज्ञात कर सको। उसकी बात कर लेते हैं। अब क्या देखेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ये कहेंगे रूपांतरण अनुपात।
अनुपात की बात कर रहे हैं। अनुपात आप लोगों को पता है, ये भी आप अनुपात पढ़ रहे हैं, ये भी आपने अनुपात पढ़ा। अनुपात का सिर्फ मान होता है, रेशियो का क्या होता है, मान होता है, उसकी कोई इकाई नहीं होती। तो यहाँ रेशियो को किससे दर्शाते हैं, यहाँ भी रेशियो था, इसको के से दर्शाया, तो रेशियो को के से दर्शाएंगे, यहाँ भी उस के की बात करेंगे। तो इसके बारे में इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ये प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग का अनुपात होता है। अब प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज होगा तो वोल्टेज का रेशियो हो जाएगा, टर्न होगा तो टर्न का रेशियो हो जाएगा, इंपीडेंस होगी तो इंपीडेंस का रेशियो हो जाएगा, धारा होगी तो धारा का रेशियो हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग का अनुपात होता है। ये क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब कि द्वितीय कुंडलन व प्राथमिक कुंडलन का अनुपात होता है। अब सभी अनुपात बताता हूं आपको, धारा का अनुपात बताएंगे, टर्नों का अनुपात बताएंगे, वोल्टेज का अनुपात बताएंगे, इंपीडेंस का अनुपात बताएंगे, सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखते हैं। वाइंडिंग में वोल्टेज का मान किस प्रकार होगा और किस प्रकार रेशियो के हिसाब से मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। और ये आप लोगों को पता है कि मैंने सबसे पहले बताया था कि ट्रांसफार्मर में टर्न प्रति वोल्ट समान होता है। यदि एक टर्न के पास प्राइमरी में 10 वोल्टेज है तो सेकेंडरी में चाहे टर्नों की संख्या कितनी भी लगा दो, प्रत्येक टर्न को 10 वोल्टेज ही मिलेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ 200 वोल्टेज लगाया, 10 टन है, एक टन के पास 20 वोल्टेज आए हैं, तो यहाँ चाहे कितने वोल्टेज लगा दो प्रत्येक टन के पास 20 आएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 20 टन लगाए तो 400 वोल्टेज मिल जाएंगे, 30 टन लगाए तो 600 वोल्टेज मिल जाएंगे। वो टनों के ऊपर डिपेंड करता है, या सबसे पहले बताया था मैंने आपको। आज जो टनों की संख्या भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखो किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, वोल्टेज का मान, वोल्टेज रेशियो ज्ञात कर रहे हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसकी बात करेंगे वोल्टेज की। तो देखो वोल्टेज किसका, सेकेंडरी का प्राइमरी की बात करते हैं। अभी आपने सूत्र लिखे थे, आपने ध्यान होगा, तो E बराबर E2 क्या था, देखो सेकेंडरी की बात पहले है, सेकेंडरी का E2 बराबर क्या था 4.445 MFN2 ये था। और अनुपात किसका है, प्राइमरी के साथ है, तो E1 बराबर 4.445 MFN1 ये आपका अनुपात है। ठीक है, ये आपका अनुपात है। अनुपात इसको रेशियो को किससे दर्शाएंगे, इस रेशियो को ट्रांसफॉर्मर रेशियो किससे दर्शाते हैं, के से दर्शाते हैं, याद रखना इसको के से दर्शाते हैं। अब इसके बराबर के लिख सकता हूँ के। अब देखो 4.4 से 4 कैंसिल, 5M से 5M कैंसिल, F से F कैंसिल, बच गया, ये बच गया। तो लिख सकते हैं E2/E1 बराबर N2/N1। ये आपका आ गया वोल्टेज और टर्नों का रेशियो आ गया, ये आपका आ गया वोल्टेज और टर्नों का रेशियो, जिसके बराबर लिखेंगे के। तो के बराबर आ गया वोल्टेज और टर्नों का रेशियो। यहाँ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इस एक टॉपिक पे। कहाँ पे, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलता है, जो अब आपको बताता हूँ। देखो क्या होगा, मैंने पहले बताया था, यहाँ मान लेंगे 10 टन है, यहाँ 20 टन है, कितना वोल्टेज मिलेगा, 400 मिलेगा, 200 वोल्ट लगाया। क्यों, क्यों टनों की संख्या बढ़ गई, तो टनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ एक बात मुद्दा निकल के आता है, तो क्या टनों के हिसाब से वोल्टेज बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टन में वोल्टेज 20 है, तो क्या यहाँ 100 टन लगा दें तो क्या 2000 वोल्टेज मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि टन प्रति वोल्ट समान होता है। ठीक है, टन प्रति वोल्ट समान होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ V1 लगाया, एक चीज E2 की जगह V भी लिख सकते हैं। तो एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे कि E2/E1 बराबर V2 लिख दो, कोई बात नहीं, आपके समझ कि सर हमने V2 देखा था, बराबर N2/N1। और ये क्या है, ये K का मान है, इसमें भी क्या है, ये K का मान है। K का मतलब ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। अब यहाँ देखो, यदि इसमें वोल्टेज का मान अधिक है, इसमें अधिक है वोल्टेज, किससे अधिक है, माना कि यहाँ 400 वोल्टेज आ गया, 20 टन लगाए, यहाँ कितना आ गया, यहाँ 200 वोल्टेज लगाया, तो इसमें अधिक है। तो टर्न रेशियो, टर्नों की संख्या कहाँ अधिक है, यहाँ N2 की संख्या N1 से अधिक है, तभी तो वोल्टेज हुआ। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप अप हो गया, क्योंकि ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ा के दे रहा है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज यहाँ 200 थे, अब 400 दिया है, बढ़ा के दिया है। किसके कारण दिया है, टर्नों के कारण दिया है। तो टर्नों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर कैसा होगा, स्टेप अप होगा, स्टेप डाउन होगा। तो यहाँ कौन सा है, अब स्टेप अप है। क्यों अप है, क्योंकि N1 टर्नों की संख्या N1, ये N1 है टर्नों की संख्या, N1 का मान N2 से कम है, या N2 का मान N1 से अधिक है।
ये तो बात आती है। तो क्या लिख सकते हैं कि N2, ये कंडीशन N2 ग्रेटर देन N1, गौर से सुनना, N2 ग्रेटर देन N1 या E2 ग्रेटर देन E1 होगा, है ना, ये होगा। तो इसका मतलब कि इसका रेशियो, किसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका जो टर्म रेशियो है वो किससे अधिक, 1, क्योंकि इसका अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। इसका k का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा। तो k का अधिकतम मान 1 है, तो यहाँ क्या आएगा, k का मान 1 से अधिक होगा, k का मान 1 से अधिक होगा। एक इसका रूपांतरण अनुपात यदि मानते हैं तो k का मान कितना होगा, 1 से अधिक होगा ना, क्योंकि किसके साथ अनुपात था, E2 के साथ अनुपात था, E2 के साथ अनुपात था। N2 का मान तो क्या हो सकता है, ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप हो सकता है। ये कैसा होगा, स्टेप अप होगा। काफी बार पूछा जाता है k ग्रेटर देन 1 ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, स्टेप अप, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा, ऊंचाई होगा। एक तो ये याद कंठस्थ करके लिख लेना। दूसरी बात, N2 का मान लेस देन N1 से है, N2 का मान लेस देन N1 से है, या फिर E2 का मान मतलब कि सेकेंडरी में वोल्टेज का मान लेस देन E1 से है, तो अर्थात k की रेशियो का मान 1 से कम है, तो ट्रांसफार्मर कैसा होगा, तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। ये काफ़ी बार परीक्षा में हर बार पूछा गया है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, स्टेप डाउन होगा ट्रांसफार्मर। ये 2 चीज़ें आप लिख लेना, लिख लिया। तो अब देखो यहाँ लिखने के बाद एक चीज़ और निकल के आता है, एक मुद्दा और निकल के आता है, एक समीकरण और निकल के आएगा कि किसी ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होने वाली EMF तो आपको मैंने बता दिया कि उसकी टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो नोट लगाने वाली बात आ गई कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न शक्ति के मान की बात करें। एक रेशियो और निकालेंगे कि यहाँ उत्पन्न शक्ति की बात करें। यहाँ मैंने आपको बताया कि शक्ति का ट्रांसफर करता है, तो P ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें है P प्राइमरी में शक्ति और यहाँ PS सेकेंडरी में शक्ति। दोनों का मान बराबर कभी नहीं होगा। लिख लो कि प्राइमरी में शक्ति और सेकेंडरी में उत्पन्न होने वाली शक्ति का मान बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हानियां होती हैं। क्यों नहीं हो सकता, ट्रांसफार्मर में हानियां होती है। तो एक लाइन लगा के लिख लो कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाली विद्युत शक्ति का मान प्राइमरी वाइंडिंग की विद्युत शक्ति से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हानियां होती हैं और हानियों के मान उसका मान कम होगा। लेकिन एक चीज़ देखी जाती है यहाँ पे, एक चीज़ याद रखना, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर की यदि बात की जाए, मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात की जाए, तो आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होता है, मैं आपको पूरी भाषा बताता हूँ। आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हानियों का मान 0 होता है, जिसमें हानियां नहीं होती हैं, वो आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। याद रखने वाली बात आ गई। तो हानियों का मान नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी की शक्ति सेकेंडरी की शक्ति दोनों बराबर होंगी। तो आदर्श ट्रांसफार्मर को मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना, आदर्श ट्रांसफार्मर में हानियों का मान 0 माना जाए। यदि किसी ट्रांसफार्मर में हानियों का मान 0 जाए तो वह आदर्श ट्रांसफार्मर होता है। तो एक रेशियो आदर्श ट्रांसफार्मर के ऊपर भी और देख लेते हैं कि आदर्श ट्रांसफार्मर का रेशियो क्या होता है। देखो यहाँ पे एक और लगा देते हैं, एक बात, कोई बात नहीं, मैं नीचे तो नहीं बताऊंगा, आप लिख लेना पीछे की बात है। मैं यहाँ एक चीज़ और लगा देता हूँ, देखो सामने, देखो यहीं से, ये तो थी उस पहले वाले की बात, यहाँ दूसरी बात करते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। वो पूरी भाषा मैंने आपको बताई, वो लिख लेना, आदर्श ट्रांसफार्मर। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। आइडियल ट्रांसफार्मर में यहाँ लॉस का मान 0 होता है, लॉस का मान 0। तो P मतलब पावर, पावर किसकी, पावर प्राइमरी की और पावर सेकेंडरी की दोनों बराबर होंगी, क्योंकि हानियां 0 होगी तो दोनों बराबर होंगी, ये तो याद रखने। और पावर कैसी होती है, देखो यहाँ केवी की पावर किसमें, ये इसकी रेटिंग किसमें होती है, केवी में होती है, KVA बराबर KVA। तो KVA किसका, प्राइमरी का KVA, KVA प्राइमरी और KVA सेकेंडरी। अब K का मान तो क्योंकि वोल्ट छोटी का लेते हैं वोल्ट एम्पीयर में, तो यहाँ लिखेंगे V, यहाँ से लिख देता हूँ मैं K का मान, तो लिखेंगे प्राइमरी की शक्ति है तो ये लिखेंगे V, ये प्राइमरी की V1 I1, ये V1 कहते हैं कि 1 नंबर की वाइंडिंग ये है, बराबर V2 और इंटू I2। बोलो है कि नहीं है, किस में है, आदर्श ट्रांसफार्मर में है, क्योंकि यहाँ पे हानियों का मान 0 है।
तो अब इसका यदि आप देखते हो रूपांतरण अनुपात याद करते हैं तो क्या आता है, देखो रूपांतरण इसके यदि इसमें आप रूपांतरण अनुपात याद करते हो, इसका रेशियो बनाते हो तो रेशियो ऐसे निकलता है, यहाँ पे ऐसे होता है। तो कैसे निकालेंगे इसका रेशियो, कैसे लिखेंगे, देखो इसका रेशियो होता है V2 के, देखो V2/V1 बराबर I, ये इसके नीचे आएगा I1/I2, ये आता है। ये किसका है, धारा व वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, धारा व वोल्टेज का रूपांतरण अनुपात है। याद रखना, धारा व वोल्टेज का रूपांतरण अनुपात होता है। क्योंकि यहाँ शक्ति में आप कहोगे सर शक्ति की बात की जाए, पावर की बात की जाए तो पावर तो cos फाइव है, क्योंकि cos फाइव पर आपको पता है दोनों में शक्ति का मान बराबर है, तो cos फाइव दोनों का बराबर रहेगा। यहाँ पे cos फाइव दोनों का बराबर है, तो cos फाइव का मैंने लिया नहीं, यहाँ पे सिर्फ V लिया है, इसलिए मैंने kVA पावर ली है। kVA पावर में k को हटा दी, V पावर ली थी, यहाँ पे आ गया इसका रूपांतरण अनुपात। तो टोटल रूपांतरण अनुपात की बात की जाए, यदि टोटल का कॉम्बिनेशन दे, सबका कॉम्बिनेशन देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर पूरे ट्रांसफॉर्मर में देखा जाए अब तक का जो सॉल्यूशन निकला वो क्या निकला है, E2/E1 बराबर V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I1/I2, ये उल्टा होता है इससे। तो ये आपका हो गया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पूरे ट्रांसफॉर्मर का अब तक ये निकाला, जो निष्कर्ष निकाला है वो ये आपका हो गया K। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। अब कभी कभार आपके सामने नाम क्या आता है, देखो अभी ये आता है, मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और लिखाता हूँ छोटी सी बात और आपकी, ये देखो ये मिटा देता हूँ यहाँ तक कम से कम। ये निकल के आता है, क्या निकल के आ गया, ये आ गया कि कभी कभार के बराबर ये आता है, फिर कभी सर आपने बताया नहीं, के बराबर आता है E2 मतलब 2 नंबर की बाइंडिंग ES, E1 प्राइमरी वाइंडिंग बराबर VS/VP बराबर NS/NP बराबर IP/IS, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आता है। अब मैं इनके फुल फॉर्म बताता हूँ, ES सेकेंडरी में EMF, EP प्राइमरी में EMF, VS सेकेंडरी में वोल्टेज, प्राइमरी में वोल्टेज, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, प्राइमरी में टर्नों की संख्या, IP से प्राइमरी में धारा और IS सेकेंडरी में धारा, ये होता है। तो अब लिख सकते हैं, देखो ये जो रेशियो बताया ये किसका है, ये सिर्फ ओनली आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए लिख सकते हैं। ये टोटल कॉम्बिनेशन, ये टोटल रेशियो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए ही होता है, क्योंकि आदर्श ट्रांसफार्मर में हानियों का मान 0 होता है। तो ये तो थी दोस्तों आपकी ट्रांसफार्मर रेशियो। वीडियो कुछ लंबा जरूर हुआ है, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अब एक छोटी सी बात और बचेगी, प्रतिबाधा टर्न अनुपात देखते हैं, प्रतिबाधा अनुपात देखते हैं। प्रतिबाधा अनुपात की बात करते हैं, और आपको पता है कि प्रतिबाधा क्या होती है, इसमें धारा, ये इंपीडेंस है, इस वाइंडिंग में धारा का विरोध करने वाला गुण प्रतिबाधा, इस वाइंडिंग में धारा का विरोध करने वाला गुण प्रतिबाधा होता है। और लेकिन ये आप देखोगे कि आदर्श ट्रांसफार्मर में, फिर भी आदर्श ट्रांसफार्मर बात करेंगे कि P बराबर होता है PS, प्राइमरी में पावर और सेकेंडरी में पावर दोनों बराबर होती हैं। समझ रहा मेरी बात को, और से दोनों बराबर होते हैं। और आपको पता है P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है I²R होता है, लेकिन यहाँ R तो नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, P बराबर I²Z हो सकता है। अब प्राइमरी की बात करेंगे P लगा देंगे, यहाँ P लगा देंगे, यहाँ P लगा देंगे। सेकेंडरी की बात करेंगे PS बराबर तो IS² और ZS ये लगा देंगे। दोनों का मान लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्रतिबाधा रेशियो में लिखेंगे कि PP I²ZP बराबर, देखना I²ZP। अब मैं इसकी वो रेशियो बता रहा हूँ, I²ZP और I² ये आगे लगा दो, इसका I²SZS दोनों को लिखाओ। अब यहाँ जो रूपांतरण अनुपात निकाला था वो सेम टू सेम निकाल दो, इसके साथ इसका रूपांतरण अनुपात कर दो, इसके साथ इसका कर देते हैं। तो यहाँ करेंगे, देखो इसके साथ इसका कर दो और इसके साथ इसका कर दो, एक ही बात है ना, इसके साथ इसका कर दो। तो अब क्या लिख सकते हैं, देखो इसका रूपांतरण अनुपात निकालते हैं कि ये होगा इसका रूपांतरण अनुपात। यहाँ से देखेंगे कि IP² बराबर ZS/ZP बराबर K, ये इसका प्रतिबाधा अनुपात है। अब इसको यदि आगे हल किया जाए तो क्या लिखेंगे, IP/IS बराबर
जेड एस अपॉन जेड पी, और इसको स्क्वायर को हटा देंगे और आगे लगा देंगे ये, आगे लगा दिया आप लोगों ने ये। तो अब क्या एक निष्कर्ष और निकल के आएगा, टोटल रूपांतरण अनुपात किया जाए तो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ पे कि के बराबर क्या होगा, के बराबर यहाँ से लिख दो ई एस अपॉन ई पी बराबर वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी बराबर आई पी, ये आ गया आई पी अपॉन आई एस, और लास्ट में निकल के क्या आता है जेड एस रूट और जेड पी रूट। ये आपका पूरे ट्रांसफार्मर में रेशियो होता है। अब तक का निष्कर्ष, यहाँ कुछ भी आपको घुमा घुमा के दे सकते हैं, इन दोनों का अनुपात पूछ सकते हैं, इन तीनों का पूछ सकते हैं, इन दो का पूछ सकते हैं, लेकिन रेशियो रहेगा ये। एक चीज़ आपको कुछ अलग लग रही है कि धारा का अनुपात इन सबसे उल्टा होता है। देखो यहाँ सब ऊपर सेकेंडरी का वोल्टेज, सेकेंडरी में टर्नों की संख्या, सेकेंडरी की प्रतिबाधा, लेकिन धारा का अनुपात प्राइमरी का ऊपर है। इसलिए कह सकते हैं ट्रांसफार्मर के रेशियो में, रूपांतरण अनुपात में धारा का अनुपात सभी अनुपातों से उल्टा होता है। यहाँ तक का निष्कर्ष ये निकला है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको बताना, आपको समझ में आया कि नहीं है वो बताना, कमेंट्स में लिखना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।